इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। हिमाचल में ही नहीं, पूरे देश में चुनावी लहर, पूरे देश में एक अलग तरह का चुनाव वर्ष 2024 का हो रहा है। एक तरफ सत्ता कायम है और दूसरी तरफ एक जन आंदोलन खड़ा है। आज हमारे साथ मौजूद है इंटेक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिमन चंद्र शर्मा जी। महिमन जी, आप बताएंगे, पूरे चुनावों में हम कवर कर रहे हैं, हिमाचल में पूरी टीम कवर कर रही है। देखने में यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे होते थे चुनावों पे, मुद्दों पर एक दूसरे पर प्रहार किए जाते थे कि ये नहीं हुआ, ये जनता के मुद्दे ये होने चाहिए थे। वर्तमान समय में ये स्थिति काफी कम लग रही है। तो ऐसी स्थितियां कैसे उत्पन्न हो रही है, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं न्यूज प्लस के दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे यहां बुलाया, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सबसे पुराना चैनल है और आज आपकी व्यूअरशिप दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। मैं ये भी कामना करता हूं कि ये न इसी तरह से बढ़ता चला जाए दर्शक वर्ग का प्यार आपके साथ साथ। जहां तक आपने बात की इन वर्तमान लोकसभा चुनावों की, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही मुद्दों के साथ रही है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल सिर्फ एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा सरकार के जितने भी आम जनहित के विपरीत जो फैसले उन्होंने लिए हैं उनके खिलाफ तन के खड़ी हुई है, लोगों को जागरूक किया है। किसान कानून हो या मजदूर जो कानून है उनको कंसोलिडेट करने की बात हो, नोटबंदी हो और उसके दुष्प्रभाव हो, जीएसटी हो, जीएसटी के दुष्प्रभाव हो, इन सब में खास करके हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी और पूरी टीम, खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश स्तर के नेता भी, वर्तमान में सीएम हैं हमारे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, प्रदेश अध्यक्षा हैं हमारी रानी प्रतिभा सिंह जी। आपने देखेंगे अगर आप पीछे से, लेकिन ये हमेशा प्रखर रहे हैं और यही नहीं, लीडर लोग ही नहीं बल्कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इन मुद्दों पे हमेशा से प्रखर रहा है। यहां तक कि इतना ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, लोगों की आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है, चैनल सारे के सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं। उसके बावजूद ट्रोलिंग है, खास करके कोई एक आदमी अगर एक बात बोल भी देता है तो ट्रोल जो है एकदम से उसके पीछे पड़ जाते हैं और हर मतलब निहायत ही गंदी सोच से वहां तक पहुंच जाते हैं वो लोग। उसके बावजूद कांग्रेस का एक एक सिपाही इन मुद्दों के ऊपर बात कर रहा है। और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेस की जो असली ताकत है वो है कांग्रेस का परंपरागत मतदाता। मैं पिछले 10 सालों से भी और खास करके इस इलेक्शन में मैं देख रहा हूं जितना प्रखर रूप से जो कांग्रेस का मतदाता इस कॉन्वेंसिंग को कर रहा है और इन मुद्दों को आपस में शेयर कर रहा है, लोगों के बीच में लेके जा रहा है। भाजपा की जो कुशासन हुआ है, इतना जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में बोल रहा है, आज तक हमने कभी नहीं देखा। कांग्रेस की रीढ़, कांग्रेस के जो मतदाता हैं इस बार का ये चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं अगर भाजपा की बात करता हूं तो आप देख ही रहे हैं, एक्चुअली अब वो भाजपा भी नहीं रही। एक तरफ मुद्दे हैं हमारे 5 न्याय,
एक तरफ मुद्दा है गरीबी, एक तरफ मुद्दा है बेरोजगारी, एक तरफ मुद्दा है गलत जीएसटी, एक तरफ मुद्दा है हमारा उत्पीड़न, हमारे एससी एसटी भाइयों का उत्पीड़न, और दूसरी तरफ उनके पास मुद्दा क्या है? टोंटिंग। उनके पास मुद्दा क्या है? गौमुक्त। उनके पास मुद्दा क्या है? उनके पास मुद्दा आ जाता है आपका क्या कहते हैं उसको, शमशान घाट। उनके पास मुद्दा है, मतलब जो मुद्दे हैं ही नहीं सोसाइटी में, हिंदू मुसलमान, ठीक है, जातिवाद उत्पीड़न हट फिर के। अब तो आज तो प्रधानमंत्री की भाषा इतनी चली गई है कि वो जो मुद्दा है मुजरा तक पहुंच गया है। पहली बार हम इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को इतने नीचे स्तर की भाषा का उपयोग करते हुए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात के साथ साथ यदि कांग्रेस की बात की जाए मुद्दों पे, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर बात कर रही है, तो क्या मुख्य मुद्दे हैं? जहां तक हमने उनके मैनिफेस्टो में देखा, न्याय की बात कर रहे हैं। ये मुख्य न्याय है कौन कौन से, और किस तरह से इन न्याय को जनता के बीच में पहुंचाया जा रहा है? मैं न्याय की बात करता हूं। ये सोच पिछले चुनावों में आई थी, लेकिन अच्छी तरह से लोगों के बीच में नहीं जा पाई इसमें कम पर। लेकिन इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा, 10,000 किलोमीटर का सफर, राहुल गांधी के नेतृत्व में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए लोगों के साथ, समाज से जुड़े हुए आंदोलनकारियों के साथ, जो सामाजिक लोग हैं उनके साथ मिलकर जो ये यात्रा की, लोगों से मिले, उनकी परेशानियां महसूस की। हिंदुस्तान में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि कोई लीडर डायरेक्ट उस रूबरू हुआ है आम आदमी से उनकी परेशानियों को लेकर, और उसी के माध्यम से एक न्याय पत्र जो है वो निकला। और वो न्याय पत्र है क्या? आप देखेंगे वो जो न्याय पत्र है अपने आप में ही एक कैसी सरकार होनी चाहिए, सरकार के क्या कर्तव्य होने चाहिए, लोगों की सरकार से क्या अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं को कैसे दूर करना चाहिए, वो पूरे का पूरा वो न्याय पत्र हमारा जो प्रतिबिंब है बना हुआ सामाजिक या जो हमारा देश की जो जरूरत है, आप देशवासियों की जो जरूरत है उसका। अब मैं बात करता हूं न्याय की। जब बात करते हैं, हमने देखा है कि देश में जो सत्ता है या जो देश के संसाधन है सिर्फ चंद लोगों तक ही सीमित हो गए हैं। कांग्रेस घोषणा पत्र में राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा के दौरान देखा, और सबसे पहला न्याय लेके आया हिस्सेदारी न्याय। अब हिस्सेदारी न्याय है क्या? सीधी सी बात है, गिनती करो। भारत एक बहुलतावादी देश है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग यहां पे रहते हैं। सैकड़ों सालों से कई हैं हमारे साथी जो हमारे देशवासी हैं, शोषण झेला है काफी ज्यादा। राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा, गिनती करिए। गिनती के हिसाब से सबसे पहले जो आर्थिक गणना तो सबसे पहले गणना करो, और उस गणना का सामाजिक, व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति, किस जाति में कितने लोग हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, गिनना चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, यह गणना होनी चाहिए। उसके बाद आरक्षण का हक। हालांकि आरक्षण के बारे में काफी कुछ बोला जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह विजन रहा है कि सभी को साथ लेके चलना है। खास करके जो वंचित है, उन वंचितों को भी जीने का हक, एक गरिमापूर्ण जीने का हक उनको मिलना चाहिए।
SC ST OBC आरक्षण पर सीमा लगा दी गई थी 50%। ठीक है, उस वक्त 2 ही कैटेगरीज थी, 3 कैटेगरीज थी जिनको रिजर्वेशन थी। 8.5% शेड्यूल कास्ट को थी, 8.5% जो थी वो इनको थी, आपके ट्राइब्स थी, और साथ में एक बैकवर्ड क्लास थी। उसके अलावा मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद 27% ओबीसी को देना शुरू किया गया, एक सीमा लगा दी गई। लेकिन आज भी हम देखते हैं आरक्षण देने के बावजूद भी हमारे बहुत से इलाके ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन तक जन सुविधाएं नहीं पहुंच पाई या उन जन सुविधाओं का वो फायदा नहीं उठा पाए, इसलिए जुड़ी है। और सबसे बड़ी बात है SC ST सब प्लान की कानूनी गारंटी। जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो सब प्लान है उसके ऊपर कानूनी एक अधिनियम बना के जो देश का बजट है उसको उनके हिसाब से जो है उसका जो है बांट उस हिसाब से होनी चाहिए। अगली बात आता है सबसे बड़ा जल जंगल जमीन का कानूनी हक। हमने देखा है बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है और खास करके जो हमारे ट्राइब्स हैं। अब लाहौर की बात मैं करूं, लाहौर में बड़ी कंपनी आ रही है अभी हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए दूसरे देश से। वो जो जमीन को कब्जा करेंगी, वो जो जमीन को कब्जा करेंगी, किसकी जमीन को कब्जा करेंगी? उन जमीनों पे कब्जा करके किसके हक और हकूक जो है वो खतरे में आएंगे? हमारे स्थानीय बाशिंदों के। इसलिए वन अधिकार, इसका जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार उपबजट मैंने आपको पहले बताया, वन अधिकार अधिनियम के तहत लिखित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान। FCA एक्ट आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उसके बाद क्या था कि सबसे पहले तो जितने मर्जी जंगल जहां मर्जी काट दो, जिस मर्जी जमीन पे कहीं पे आप घर बना दो, किसी भी जमीन पे आप एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दो। लेकिन FCA कांग्रेस की यूपीए सरकार लेके आई थी ताकि पर्यावरण को भी बचाया जा सके, लोगों के हक और हकूक को भी बचाया जा सके। उसी में आगे फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था। आज भी अगर किसी ने कोई भी उपक्रम अगर लगाना है, सरकार ने लगाना है, क्या सरकारी आदमी ने लगाना है, तो वो अधिकार फॉरेस्ट राइट कमेटीज को है। वो जो फॉरेस्ट राइट कमेटी कहां पे हमारे, वो फॉरेस्ट राइट कमेटी है हमारे गांव में, बूथ लेवल पे है, बूथ लेवल पे बनी है, वो लोग परमिशन देंगे। तो उसी तरह जिसको अब वर्तमान सरकार ने काफी ज्यादा कमजोर कर दिया है FCA को। और बजट की बात आप देखिए कि प्रथम बार ऐसा हुआ कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज में जो पिछली जो एनडीए की सरकार पिछली है, तो आगे नहीं आने वाले हैं ये लोग, पिछली सरकार में इन लोगों ने बकायदा अमेंडमेंट कर दी कानून में कि ये जो आपका बॉर्डर एरियाज है, उन बॉर्डर एरियाज में FCA की जरूरत ही नहीं है। अगर FCA की जरूरत नहीं है तो उन कंपनी को पूछने वाला कौन है, रोकने वाला कौन है, लोग कहां जाएंगे? तो इनका हमारा कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला कर्तव्य आम आदमी है, आम आदमी की जिंदगी है, आम आदमी के हक हकूक है। इसीलिए वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान करना। हमने देखा है यहां पे कि आज अगर किसी के हक हकूक जा रहे हैं, वो कहीं कंप्लेंट करता है, कहीं भी SDM के पास करता है, जिसी के पास करता है, कहीं भी करता है, वर्षों लग जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसा अधिनियम लाने वाली है जिसमें वो मैंडेटरी होगा, 1 वर्ष के भीतर भीतर उसका जो है उनको फैसला लेना पड़ेगा। अपनी धरती अपना राज। ST सबसे बड़ा सामाजिक समूह है आज की डेट में। शेड्यूल ट्राइब्स जितने भी हैं वो सबसे बड़ा सामाजिक समूह है देश में। कहीं भी जहां जहां वो लोग रहते हैं उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र जो है वो घोषित किया जाएगा जैसे ही सरकार आएगी। घोषित करने की जरूरत क्या है? घोषित करने की
ताकि वहां पे उनकी जो जमीन है, जल, जमीन और जंगल, उनके ऊपर उनका ही अधिकार रहे। अब आगे आता है नारी न्याय। देश में महंगाई बढ़ती है, देश में कुछ भी होता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है हमारी नारी शक्ति के ऊपर पड़ता है। जिस परिवार में नारी सशक्त है, सुदृढ़ है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, वो परिवार हमेशा तरक्की करता है। शुरू से देखा गया है। हमारे यहां पे हिमाचल में भी कुछ एरियाज है जहां की जो प्रमुख है, परिवार का जो प्रमुख है महिलाएं हैं, इसी वजह से। लेकिन पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से, एनडीए सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो रसोई का बजट तक जो है वो सारा बिगड़ गया है, कंप्लीट बिगड़ गया हुआ है हर परिवार का। आप देख लो, कोई भी देख लो, तो उसमें सबसे पहले एक महालक्ष्मी योजना लेके कांग्रेस पार्टी लेके आई है। आप देखिए कितनी बारीकी से एक एक मुद्दे को पकड़ा है, एक एक वर्ग को पकड़ के उनके हित के लिए सरकार ने अपनी पूरी की पूरी योजना तैयार की है। अब महालक्ष्मी योजना क्या है? जो भी गरीब परिवार है, सच में जो गरीब परिवार है, जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनकी जो प्रमुख महिला होगी, उनको साल का 1 लाख रुपया, वो लगभग 8,500 रुपया महीना पड़ता है, उनके खाते में जाएगा। मैं अगर अपने नेता की वाणी में ही बोलूं, ठका उनके खाते में जाएगा। और वो जुलाई महीने से जाना, शायद जून जुलाई से जाना शुरू हो जाएगा जैसे सरकार आएगी। आधी आबादी पूरा हक। आज महिलाएं जो है कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ चल रही हैं। केंद्र सरकार की जितनी भी भर्तियां होंगी, आपको पता पैन इंडिया होती है, उसमें 50% डायरेक्ट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी, कंप्लीट। शक्ति का सम्मान। आप देखो, देश में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, या वो चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात आ जाती है, या कभी कोई महामारी आ गया, कोरोना काल में भी देखा, सबसे ज्यादा काम किसने किया? आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी। सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने, गांव एक इकाई है, गांव तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी जो ताकत है हमारे आंगनबाड़ी और आशा वर्कर है। और उसके साथ साथ स्कूलों में आपने देखा है मिड डे मील वर्कर्स, स्कूलों की स्ट्रेंथ बढ़ाने में उनका बड़ा हाथ है। और उनको जो वेतन मिल रहा है, जो ये सरकार वर्तमान में वेतन दे रही है, जैसे ही हमारी इंडिया की सरकार आती है, उनके वेतन भत्तों में को एकदम से दोगुना कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ अधिकार मैत्री, बहुत सा उत्पीड़न होता है हमारी महिला साथियों का, देखा है हमने हर एक जगह तक। काम का क्षेत्र है, घरेलू हिंसा है, कई और जगह हैं। अब जैसे अभी हमारे यहाँ पे अग्निकांड हुआ, एक लड़की जल के बेचारी प्रयोग से धार गई, और वो जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको कानूनी सहायता के लिए, कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री जो है वो नियुक्त की जाएगी। वहां पे 2 चीजें होगी, एक तो किसी को रोजगार भी मिला, और कानूनी सलाह जो है पंचायत लेवल के लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। और महिलाओं के लिए जितने भी हॉस्टल है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कम है, लेकिन यूपीए की सरकार ने महिलाओं के हॉस्टल्स को एकदम से दुगना करने का अपना संकल्प पत्र जारी किया है। और किसान न्याय, हिंदुस्तान अगर कहीं खड़ा है, किसानों के दम पे ही है। हमारे बुजुर्गों ने वो समय भी देखा है जब भूखमरी हुई थी और अमेरिका ने गेहूं देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने गेहूं देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद हरित क्रांति आई, किसानों के दम पे आई, और किसानों ने हर परिवार के पेट को पाला है अपने पेट को काट के।
पिछली सरकार ने 700 से ऊपर किसानों को शहीद कर दिया। क्या मांग रहे थे? अपना हक मांग रहे थे वो, कि कॉर्पोरेट के हाथ में खेती मत जाने दीजिए, आप हमारे पेट पे मत लात मारिए। कॉर्पोरेट अगर लेके चला जाएगा, अग लेके चला जाएगा, लोग भूखे मरेंगे। लोगों के लिए लड़ रहे थे वो, ठीक है। उसमें कांग्रेस पार्टी के जो किसान न्याय है, उसमें उनका एक ही है, सही दाम, फसल का किसानों को सही दाम मिलेगा, एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलेगा, वो भी स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार। बाउंड है। आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी एमएसपी लागू किया था हमारे स्वर्गीय भगवान स्वरूप राजा वीरभद्र सिंह जी ने। आज तक सेब की फसल पे समर्थन मूल्य मिल रहा है। हिमाचल एक पहला था। उसी आधार पर पूरे देश में, चाहे वो बागवान है चाहे वो किसान है, उनकी जो फसलें हैं उसके ऊपर एमएसपी को कानूनी दर्जा देके लागू किया जाएगा। कर्जा माफी आयोग, ये बड़ी अच्छी बात इसमें हुई है। अदरवाइज क्या होता, सरकारें आती हैं, एक बार कर्जा माफ कर देती है, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी ने साफ कहा कि अरे भाई एक बार माफ कर दे, उसके बाद दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। उसके लिए जैसे ही इंडिया की सरकार बनेगी, एक कर्जा माफी आयोग बनाया जाएगा और जो भी किसान भाई, जो भी बागवान भाई कर्जा नहीं दे पा रहा है अपना, वो उस आयोग के पास अप्लाई करेगा, उस आयोग के पास अप्लाई करेगा और उसका कर्जा वहां से वो आयोग माफ करवाएगा। वो चाहे साल में 2 बार हो, 2 साल में 1 बार हो या 5 साल में 1 बार हो, जब भी वो ना दे पाए, ठीक है। और उसके बाद आता है बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर। फसल बीमा का सबसे एक मजाक बन के रह गया फसल बीमा। हिंदुस्तान में हजारों करोड़ रुपया किसानों से, सरकार से कंपनियों ने लिया और 1 भी रुपया फसल बीमा के रूप में राशि कभी नहीं दी। फसलों को जितना मर्जी नुकसान हुआ है, लेकिन फसलों का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर डायरेक्ट ट्रांसफर, जो भी सफर है, जिसका भी नुकसान हो उसके खाते में जाएगा। उसके साथ सही आयात निर्यात नीति। अब हमने यहां देखा है कि जब देश में फसल आ गई है, फसल आ गई है, उस वक्त आयात शुरू कर देते हैं। और होता क्या है, उस आयात से जो हमारा यहां का जो प्रोडक्ट है अल्टीमेटली मार करते ही सस्ता हो जाता है। उसी तरह से निर्यात का है। अल्टीमेटली किसानों के लिए एक फायदेमंद और स्थिर नीति बनाई जाएगी, कब आयात करना है, कब आयात नहीं करना है, कब निर्यात करना है, कब निर्यात नहीं करना है। इसके साथ साथ ये पहली सरकार है, लगभग खेती में भी जीएसटी, पहली सरकार है। टैक्स सिर्फ सांस ही जो हम ले रहे हैं उसमें जीएसटी नहीं है, बात करें उसमें जीएसटी नहीं है, बाकी हर एक जगह वो गब्बर सिंह टैक्स लगा है। लेकिन इस न्याय पत्र के माध्यम से, संकल्प पत्र के माध्यम से इंडिया सरकार ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया गांधी जी ने साफ कहा कि कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामान जितने भी हैं, वो चाहे ट्रैक्टर है, वो चाहे आपकी कुदाली है, चाहे कोई भी सेक्टर आपका कृषि में काम करने वाला, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, किसी भी किस्म का जीएसटी नहीं लगेगा। और अब देश में कोई भी देश तभी सुदृढ़ हो सकता है, महिला सशक्त रहे, युवा सशक्त रहे। आज की डेट में अगर गौतम जी मैं देखूं तो जो हमारा युवा साथी है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे युवा साथी हैं। वो उन युवाओं की जो एनर्जी है, उन युवाओं की जो ऊर्जा है, वो देश के लिए एक क्या बोलते हैं, एक देश के लिए एक कीमती चीज है, कीमती चीज बोलूंगा, देश के लिए एक बड़ी आवश्यक सी चीज है, ठीक है। लेकिन हमारे युवा साथी आज की डेट में बेरोजगारी के कारण फ्रस्ट्रेटेड है। आधी रोटी मिल रही है, काम 24 घंटे हो रहा है, रोटी आधी मिल रही है, वेजेस इतने कम है उनके,
जो काम भी कर रहे हैं, बाकी नौकरियां तो कहीं है ही नहीं। जब किसी देश का युवा ही फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, वो देश तरक्की कैसे कर सकता है? जितने भी हमारे बाहर के देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज ले लो, आप दूसरी कंट्रीज ले लो, वहां पे टोटल यूथ सेंट्रिक योजनाएं बनाई जाती हैं, यूथ सेंट्रिक। लेकिन 10 सालों से हमने देखा है कि युवाओं को क्रश किया जा रहा है, सिर्फ बरसेट यूनिवर्सिटी में उनको बिजी रखा जा रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद कुछ धार्मिक नारे लगाना तो उनको सीमित किया जा रहा है। उनके हाथों में जहां किताबें होनी चाहिए, जहां रोजगार होना चाहिए, उनके हाथों में हथियार दिए जा रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन की इतनी बड़ी बाढ़ आ गई हुई है कि उसी चीज को सच मान लें, और जहां उन्हें अपने भविष्य के लिए सोचना है, अपने भविष्य के लिए सोचने के बजाय वो जो झूठी इंफॉर्मेशन है, विगत में क्या हुआ, वहां तक ही अपनी सोच को लेकर चले गए हैं। लेकिन जो हमारी अब सरकार आने वाली है, उन्होंने सभी युवाओं को एक भर्ती भरोसा दिया है। बहुत अच्छे मुद्दे हैं। समय का मैं दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, दो जुड़ी चीजें हैं। भर्ती भरोसा दिया है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, पहली नौकरी पक्की, पहली नौकरी में 8500 1 लाख रुपए साल का अप्रेंटिसशिप फीस, अप्रेंटिसशिप के रूप में उनको मिलेगा। ठीक है, 8500 रुपए महीने का। पेपर लीक जो आज की डेट में कैंसर बन गया है, उसके लिए कानून आएगा। और सबसे बड़ी बात है गिग इकोनॉमी। शहरों में जो छोटे छोटे रोजगार करते हैं, छोटी छोटी नौकरियां करते हैं लोग, जैसे कि आपके लिए आपके फूड डिलीवरी बॉयज है, कुछ दूसरे इस किस्म के, इनके लिए कोई है नहीं, कोई कानून नहीं है, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा कानून आएगा। युवा रोशनी 5000 करोड़ बजट जो है युवाओं के लिए स्टार्टअप होगा। और श्रमिक न्याय, सब श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार, श्रम का सम्मान, मिनिमम जो वेजेस है 400 रुपए होगा। मनरेगा, जिसने कोरोना काल में भी देश की इकोनॉमी को चलाते रहे, लोगों को भूखे मरने नहीं दिया। ठीक है, मिनिमम वेजेस उसमें भी 400 रुपए। ठीक है, शहरी रोजगार गारंटी। ठीक है, शहरों में भी जो है रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा, जैसे ग्रामीण में है वैसे शहरों में भी लाया जाएगा कि शहरी जो है उसके लिए रोजगार मिले। सामाजिक सुरक्षा, असंगठित समूह के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा। अब जैसे कल यहां पे हमारे एक लड़की बेचारी मौत के काल में काल के मुंह में चली गई। अब असंगठित क्षेत्र में आते हैं, उन्हें क्या मुआवजा मिलेगा? कुछ नहीं, गरीब घर की बेटी है वो। तो ऐसे लोगों के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने एक अपना विजन संकल्प पत्र रखा है, उसको सुरक्षित रोजगार। सबसे बड़ी बात है, आज आप देख रहे हैं कि सारी की सारी भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया जाता है कि इस सरकारी विभाग में आप 50 लोगों को लगाओ, 100 लोगों को लगाओ। एक नेक्सस बन गया हुआ है। उनको पेमेंट होती है 18,000 की फर्म एम्प्लॉय, 16,000 की, 14,000 की। और लेकिन वो जो बंदा वहां पे काम कर रहा है, जो उसको मिलता 8,000, 9,000, 10,000 रुपए। और हमारे इस इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में ये साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जैसे ही सरकार आएगी, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां हैं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अब आप कहते हैं कि मुद्दे, इससे बड़े मुद्दे और कहां हैं? हां, हम मुद्दे हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम जातियों को आपस में हम नहीं लड़ाते, हम झूठ नहीं बोलते, हम सिर्फ 2 लोगों के लिए, 22 लोगों के मित्रों के लिए ही हम योजनाएं नहीं बनाते। ठीक है, और मजे की बात यह है कि जब से ये न्याय पत्र लेके आए हैं, भाजपा भी कंफ्यूज हो गई है, मोदी जी भी कंफ्यूज हो गए हैं। अब आपने देखा होगा कि टीवी ऐड जा रहे, आधे अधूरे उनकी भी चालू होगी। मैं क्या दूंगा जी, रोजगार नहीं दूंगा, मैं रोजगार के लिए 18,000 करोड़ का मैं 45,000 करोड़ ले आऊंगा। मतलब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है इंटक का एक कांग्रेस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी और कामगारों का एक संगठन है। आप पिछले 20 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि अक्सर समाज के लिए लड़ते रहे हैं, झगड़ते रहे हैं। इस समय इन्हीं मुद्दों को लेकर के पूरे देश में एक लहर है। पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने सारे दल एकजुट हो गए हैं भाजपा के खिलाफ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। यदि अब भी स्थितियां नहीं बदली तो पूरे देश में क्या स्थिति उत्पन्न होगी? देखिए, जो जिस तरह से प्रथम बार मैं देख रहा हूं कि इस बार का जो चुनाव है, राजनीतिक पार्टियां तो लड़ी रही हैं,
लेकिन भारत का आम जनमानस खुद लड़ रहा है। जितनी भीड़ लोगों की, खास करके इंडिया गठबंधन के नेताओं की उसमें आ रही है, वो आज तक नहीं देखा। भाजपा के वहां पे लोग पकड़े गए 500 रुपए देके, 1000 रुपए देके, ना ही पैसा दे रहे हैं, लेकिन लोग अपना पैसा खर्च करके वहां पे आ रहे हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि सरकार चेंज नहीं होगी। मोदी जी अब जा रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेशन अब प्रतिदिन उनकी गिरते, जो भाषणों के गिरते तर्क से भी देखा जा सकता है, उनके चेहरे से वो फ्रस्ट्रेशन भी नजर आनी शुरू हो गई है। मैंने अभी एक भाषण देखा उनका, गुजराती में बोल रहे हैं और फ्लोर में उनसे गाली भी निकल गई, फ्लोर में गाली भी निकल गई। और वो फ्रस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के भाषण में नहीं आ रही है, वो जितने भी भाजपा का कुनबा है पूरे देश में, एनडीए का कुनबा है, वो सारे के सारे घबरा गए। उन्होंने अपेक्षा से बाहर है। अंडर 20 इतना बड़ा था। मैं ये कहता 100 में अगर हम 100% को ले लें, 99.999999% देयर इज नो चांस। अब चांस सिर्फ यही है कि चुनाव आयोग और उसकी ईवीएम्स, अगर चुनाव आयोग अगर देश की जनता के साथ उस मैंडेट के साथ गद्दारी करेगा, जैसा पीछे भी उन्होंने किया है, या ईवीएम्स के माध्यम से, आज मैं देख रहा था कि लखनऊ में एक ट्रक पकड़ा गया स्ट्रांग रूम के पीछे और उसमें हजारों ईवीएम्स वहां पे लोड की गई। क्या ये जो ईवीएम्स है ये बदलनी थी? चुनाव आयोग ने खुद माना है कि जो ईवीएम्स हैं उनकी बात, जो स्टॉक में जो ईवीएम्स हैं उसमें से हजारों ईवीएम्स, लाखों ईवीएम्स गायब है। चुनाव आयोग ने खुद ही माना है कि ईवीएम्स नहीं है। और चोरी जो ईवीएम्स हुई है कहां है, किधर है? क्या ये वही ईवीएम तो नहीं है जो मैनिपुलेट करती हैं भारतवर्ष के इलेक्शन को? सिर्फ वही है। लेकिन अगर इस तरह से भी अगर इन्होंने किया तो जनता, मैं खुद 4 राज्यों में मैं खुद गया हूं, हिमाचल में तो मैं घूम ही रहा हूं, पंजाब में मैं काफी घूमा हूं, हरियाणा में मैं घूमा हूं। हरियाणा में तो स्थिति यह है कि 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी की आ रही है, इंडिया गठबंधन की आ रही है। उसके अलावा मैं उत्तराखंड में आज की डेट में अग्निवीर और दूसरे तीसरे जो मुद्दे हैं, ठीक है, लोग बहुत ज्यादा बेघर हैं चारों तरफ से, ठीक है। और बाकी भी जो मेरे हमारे साथी पूरे के पूरे हिमाचल में घूम रहे हैं, क्योंकि मैं एक मजदूर संगठन से जुड़ा हूं और मजदूर जो एक कम्युनिटी है, हालांकि श्रम करने में कहीं पीछे नहीं रहते, लेकिन उनकी जो स्थिति है उतनी ठीक नहीं है। पिछली सरकार का जो भी उनके क्रियाकलाप रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने जनहित में काम नहीं किया, वो सबसे ज्यादा हमारे मजदूर साथियों ने भुगता है। हमारे खेतीहर जो मजदूर हैं उन्होंने भुगता है। हमारे जो किसान बागवान हैं, ठीक है, ये मध्यम दर्जे के या निचले वाली क्लास के जो है, उन्होंने जो भुगता है, उनके बीच में मुझे जाने का मौका मिला। मैंने काफी ज्यादा बैठकें की हैं उनके साथ, और एक रोष है किसी भी तरह से इस सरकार को बदलने का। आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूंगा कि हिमाचल के मतदाताओं का क्या संदेश है आपका? मैं हिमाचल के मतदाताओं को, खास करके देवभूमि है, उनसे मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूं, बहुत हो गया। हमने धर्म पे काफी कुछ लड़ लिए, जाति पाति पे लड़ लिए। आए इस बार अपने जो भविष्य है हमारा, वो हमारे भविष्य है, हमारे युवा, हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और ये जो हमारी जो महंगाई है, महंगाई रूपी डायन आज हर घर में घुस गई है, हमारी जो बचत है
जो कभी हम 100 रुपए कमाते थे 35 रुपए बचा लेते थे, आज 100 रुपए कमा रहे तो 130 रुपए हमारे खर्च हो रहे हैं, और जिसकी वजह से ना हम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना हम अपने घर का देख पा रहे हैं। पूरी की पूरी जिंदगी ईएमआई पे आ गई है हम सब लोगों की। उन सब से अगर बचना है, उन सब के भले के लिए अपने समेत हाथ के निशान पे 1 तारीख को बटन दबाएं और एक नए भारत की जो परिकल्पना इंडिया गठबंधन ने की है, हमने की है, आपने की है, हम सब मिलके उसको परिपूर्ण करें। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज हमारे साथ मौजूद रहे इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिमन चंद्र शर्मा जी। मुद्दों पर बात हुई, कांग्रेस पार्टी पर बात हुई, प्रधानमंत्री पर बात हुई। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपने विवेक के साथ अपने मत का उपयोग करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक और मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहां होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।